हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसको डीपीएसपी हम लोग बोलते हैं। ये संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 में भारत संघ एवं उसके राज्य के बारे में डिस्कस किया। भाग 2 में जिसमें नागरिकता का प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। फिर भाग 3 में हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो मौलिक अधिकार के चैप्टर को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से देखा हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वो, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से उसको डील किया गया है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा, बट आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत काम आने वाला है। एक चीज़ होता है ना कि हम लोग को जैसे लगता है कि थोड़ा लेक्चर लेंदी हो जाता है तो थोड़ा बोर होने लगते हैं। ठीक है, तो आप बोर मत होइएगा किसी चीज़ से, थोड़ा पढ़ते रहिए। यूपीएससी देखिए बहुत सरल एग्जाम भी नहीं और बहुत टफ भी नहीं, ये तो हम लोग इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर यूपीएससी निकालना है तो इतना थोड़े होगा कि नहीं उसको आप लोग हल्के में पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसका मतलब है कि अगर हल्के में पढ़ते हैं या हल्के चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको वही है कि टाइम किल होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो यूपीएससी निकालना है, बड़ा एग्ज़ाम है और रियल में बहुत बड़ा एग्ज़ाम है ये। यूपीपीएससी भी निकालना है, अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसको भी निकालना है तो वो भी काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही है कि अगर ठीक होना है तो दवा तो कड़वी ही खानी पड़ेगी। ठीक है, जलेबी खा के तो ठीक होंगे ही नहीं। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ा कीजिए। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक का जो हम लोग का है उसकी मेन हाईलाइट्स क्या क्या हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाईलाइट क्या है। तो हर बार की तरह इस बार भी देखेंगे कि हाईलाइट्स में हम लोग का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा क्या है। ठीक है, और ये कहाँ से भारतीय संविधान में लिया गया है इसको। फिर देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और कितने वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। फिर देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता क्या है, इनकी यूटिलिटी क्या है, क्यों इनको हमारे संविधान में शामिल किया गया और महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर इनकी मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। ठीक है, ये बहुत विवादित क्वेश्चन रहता है। इसको इस तरह से माना जाता है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में कौन वरीयता में पहले है कौन बाद में है, या कोई पूरक भी दोनों है कि नहीं है, या इनमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना क्यों की जाती है, किन आधारों पर इनकी आलोचना की जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर मूल अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों में टकराव क्या है। ये टकराव जो है ना, इस अंतर से थोड़ा सा डिफरेंट है कि अंतर में तो दिखाया गया क्या अंतर है। टकराव में ये है कि संविधान संशोधन के माध्यम से और जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके जो निर्णय रहे हैं उसके माध्यम से दोनों में बताया गया है कि कौन प्रीफरेंस में पहले है कौन बाद में है, या किस एक तरह से कहा जाए किसको सर्वोच्चता प्रदान की गई है। तो इस आधार पर टकराव जो है ना, ये संविधान संशोधन और सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं उस आधार पर इसको स्पष्ट किया गया है। फिर नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन कैसे सरकार करती है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग भाग 4 से बाहर के जो निर्देशक तत्व हैं, या कुछ संविधान के भाग 4 से बाहर के कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो लगभग मिलते जुलते स्वरूप में नीति निर्देशक तत्वों की भांति ही हैं। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि अध्ययन आधारित प्रश्न जो हम देंगे उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ये हम लोग के टॉपिक का हाईलाइट्स है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग के टॉपिक का पहला भाग है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं या कौन सा सही है। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। अब हम लोग को इसको क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या है, मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है। अभी तक तो पढ़े नहीं तो जाहिर सी बात है कि इन क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो कम से कम ये पता लगेगा कि इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते समय इस तरह के पॉइंट्स पे ध्यान रखना है हमको। लेकिन यही मत समझिएगा कि सिर्फ इसी को ध्यान रखना है, इससे इतर जाके इससे और अधिक ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो एक डायरेक्शन आपका है, जो हम लोग बताते हैं ना कि दशा और दिशा के बारे में ज्ञान देगा ये। ठीक है, फिर दूसरा कथन क्या है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा है, इस भाग के अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अब इसमें से आपको सही चूज करना है। ठीक है, तो देखिए न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ये तो एकदम गलत है। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। दूसरा कथन है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, ये सही है।
ठीक है, तो दूसरा सही है। इस भाग के अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो बात सही है भाई, जाहिर सी बात है कानून बनाने को प्रभावित भी करेंगे ये, ठीक है। कैसे करेंगे आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसका। तो देखिए यहाँ पे उत्तर बताना कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको उत्तर बताऊँ, यहाँ पे तो उत्तर बताने का कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे उसका एक एक्सक्लूसिव क्लास चलेगी हम लोग की, तो वहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे, उसके क्वेश्चन के आगे पीछे के सेक्शंस के भी बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे परेशान नहीं होनी, यहाँ पे बस ये देखना है कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, दूसरा है मूल अधिकार है, तीसरा उद्देश्य का, चौथा है 7वीं अनुसूची। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि जो नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है वो क्या है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, यानी कि राज्य की कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51, ये याद रखिएगा, भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। जब भारतीय संविधान में इसे ग्रहण किया गया तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया था, स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था आयरलैंड के संविधान में, ठीक है। तो बस हम लोग को इतना जानना है कि भारतीय जो संविधान में ये नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया तो कहाँ से लाया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर क्या देखिए यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र क्या है था, अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य का मतलब है कि ऐसा राज्य जो लोगों के या अपने नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखकर सारे कार्य करता है। मतलब एक होता है वेलफेयर स्टेट और एक होता है जैसे पुलिस स्टेट। तो यहाँ पे क्या है, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है कि राज्य ऐसा होना चाहिए जो आम अपने नागरिकों का या आम जन का क्या करता हो, कल्याण को सुनिश्चित करने वाला, कानून बनाता हो या शासन करता हो। तो यहाँ पे यही है। फिर देखिए क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता व न्याय प्रदान करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से ही प्राप्त हो सकेगा। हालांकि इसके लिए मूल अधिकारों का भी प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या ऐसी स्थितियां हैं जो मूल अधिकारों में नहीं पूरी हो रही थी, उसके लिए क्या किया गया, नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना की गई हैं। तो कहा जा सकता है कि मूल अधिकारों में जो चीज़ें छूट गई थीं या मूल अधिकारों की जो कमियां थीं उसको पूरा करने के लिए क्या किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। अर्थात मूल अधिकारों से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, वह नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन में ही प्राप्त हो सकेगा। क्या है, अब देखिए यहाँ पे है, भारत के संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन से ही प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार यह राज्य के लिए नैतिक सूत्र, नैतिक ये क्या हटा दे, राज्य के लिए नैतिक सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप से सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कौन करता है, स्थापित करता है। कौन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो याद रखिएगा कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए लाया गया था और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका मुख्य उद्देश्य है समानता, स्वतंत्रता, न्याय प्रदान करना और साथ में ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान क्या है, मतलब ये कैसे किया गया है और किस तरह से किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया है। अब इसको एक एक जो इनका अनुच्छेद है इसका क्रमवार हम लोग वर्णन करते चलेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम लोग को सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, या एक तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से होता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में क्या संबंध है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, या कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है सीधे सीधे उठाकर कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो चलिए अनुच्छेद 36 में क्या किया गया है, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है 36 में, और इसके अनुसार राज्य का वही आशय है जो अनुच्छेद 12 जो भाग 3 हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे उसमें भाग 3 मौलिक अधिकार क्या था, भाग 3 था। उसमें अनुच्छेद 12 में क्या किया गया था, राज्य की परिभाषा दी गई थी कि किसको किसको राज्य माना जाएगा। और अनुच्छेद 13 में क्या किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि कोई भी विधि अगर बनती है और मौलिक अधिकारों के विपरीत होती है
तो वो किस हद तक शून्य हो सकती है, ये अनुच्छेद 13 में कहा गया था। 12 में क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा दी गई थी। तो यही है कि अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और इसके अनुसार राज्य का वही आशय है जो अनुच्छेद 12 यानी कि भाग 3 में दिया गया है। इसमें केंद्रीय सरकार है, ठीक है, जो केंद्र की सरकार है, जो इस समय क्या है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। फिर क्या है, संसद को शामिल किया गया है जो केंद्रीय विधायिका है। फिर राज्य सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट जो कि हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो जिन जिन राज्यों में इनको है। फिर वहाँ का विधानमंडल है जिसमें विधानसभा है और विधान परिषद दोनों है। जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे सिर्फ एक मतलब सिंगल विधानमंडल है और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ पे क्या है, द्विसदनी प्रावधान है। फिर भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारियों को शामिल किया जाता है। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि अनुच्छेद 13 में किसको किसको, अनुच्छेद 12 में किसको किसको राज्य माना गया, तो वहाँ बहुत डिटेल से पढ़ लिया, यहाँ पे इसको जान लीजिए। फिर अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है, इसमें यह वर्णित किया गया है कि भाग 4 में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाएगा। इसमें यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 37 में कि जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं इनको किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता या वाद दायर नहीं किया जा सकता कि भैया नीति निर्देशक तत्व में ये प्रावधान किया गया है तो हमें दो। जैसे मूल अधिकारों में हम लोग क्या करते थे कि मूल अधिकार के यदि हनन हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अनुच्छेद 32 के तहत, या 226 के तहत हम कहाँ जा सकते थे, उच्च न्यायालय में जा सकते थे उपचार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि हम न्यायालय में जाकर कहें कि भाई इस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व में यह कहा गया तो राज्य हमको प्रदान करे, ठीक है। क्योंकि यह राज्यों के लिए क्या है, निदेश है, ये आदेश नहीं है, निदेश है एक तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, अर्थात वाद योग्य नहीं है। ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। इसके बावजूद इनमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा, ठीक है भाई। इनको न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं बनाया गया है, लेकिन क्या है, ये शासन में मूलभूत हैं और जो सरकार है वो कोई कानून बनाती है तो इन निदेशक तत्वों से मार्गदर्शन लेना उसका क्या होगा, कर्तव्य होगा कि निदेशक तत्वों को पूरा करने वाले प्रावधानों के अनुसार ही क्या करेगा, वो कानून बनाएगा, ठीक है। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अब अनुच्छेद 38A क्या कहता है, इसके अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की वृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। तो संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें हम लोग न्याय पढ़ा था ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, वही न्याय क्या हो, सुनिश्चित हो सके। तो ये प्रस्तावना की बात कोई क्या कहा गया, यहाँ पे सीधे सीधे उठा के दिया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। तो ये बात है अनुच्छेद 38A में। फिर अनुच्छेद 38(2) में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य विशेष रूप से आपसी असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच असमानता, आपसी असमानता का मतलब होता है ना कि आर्थिक असमानता यहाँ पे, ठीक है। फिर सामाजिक असमानता होगी, फिर प्रतिष्ठा की असमानता होगी, अवसरों की असमानता होगी, जितने भी प्रकार की असमानता हैं उनको कम करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। अब क्या है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच असमानता को कम करेगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय में संलग्न लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये जो कहा गया है कि ये राज्य जो है अपने नागरिकों के बीच जितने भी प्रकार की असमानता है उन्हें कम करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जो व्यक्तियों के बीच प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता है, सुविधा के आधार पर असमानता है या अवसरों के आधार पर असमानता है, इनको समाप्त करने का प्रावधान करेगा। और ये क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब जानते हैं कि संविधान में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म था या सुधार था या कहा गया संशोधन था, जिसमें कहा गया कि ये एक छोटा संविधान का ही निर्माण कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो जब हम लोग संविधान संशोधन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन में किस प्रकार के संशोधन किए गए थे। फिर देखिए यहाँ पे 39A है, ठीक है। 39A में क्या कहा गया है, राज्य प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा
कि प्रत्येक स्त्री व पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि पुरुष को कोई चीज़ प्रियोरिटी दे दे किसी काम में या महिला की उपेक्षा कर दे, ऐसा नहीं करेगा। वो राज्य क्या करेगा, जीविका के जितने साधन हैं वो समान रूप से स्त्री और पुरुष के लिए क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। और ये प्रयास कौन करेगा, ये राज्य करेगा। फिर अनुच्छेद 39B में क्या कहा गया है, राज्य, ये राज्य है, राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। मतलब राज्य को ये आदेश दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि वो भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा। भौतिक साधन कौन से हो गए, साधन कौन से हो गए भाई, जल हो गया, खेती वाली भूमि हो गई, ठीक है, फिर वन हो गए, ये कितने हैं, फिर प्राकृतिक संसाधनों में कोयला हो गया, लोहा हो गया, जितने भी खनिज संसाधन है, फिर पेट्रोलियम हो गए, इन जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, भौतिक साधन हैं, इनके स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। मतलब जो मोनोपोली होती जा रही है इसको रोकेगा राज्य, ठीक है। चलिए फिर क्या है, अनुच्छेद 39C में क्या कहा गया है, राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। तो यहाँ पे कहा गया 39B में कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके, ऐसी व्यवस्था करेगा। और 39C में कहा है कि ये संसाधनों के, कौन से संसाधन है, संपत्ति और उत्पादन के साधनों पे ये मोनोपोली ना हो, मतलब किसी खास व्यक्ति के हाथ में इसको केंद्रित न होते जाएं। और इससे क्या होगा कि अगर किसी खास व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होता जाएगा, मोनोपोली होती जाएगी, तो इससे सार्वजनिक हित को क्या होगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण इससे नहीं हो पाएगा, कुछ लोगों का ही कल्याण होता जाएगा। तो इसको भी रोकने का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। फिर क्या है, अनुच्छेद 39D में क्या कहा गया है, राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा। मतलब इसमें कहा गया है कि समान वेतन का प्रावधान करेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। जैसे बहुत से, जैसे हम लोग क्या है, मेल मेंटालिटी सोसाइटी है, जैसे जिसको बोलते हैं ना पुरुष मानसिकता वाली जो समाज है, इसमें क्या है कि स्त्री को बहुत मतलब शारीरिक रूप से कमज़ोर माना जाता है। और ये माना जाता है कि पुरुषों की अपेक्षा इनका जो है, जो वर्किंग प्रोडक्शन है वो कम होता है, या किसी कार्य में उत्पादकता इनकी क्या होती है, कम होती है। तो इसलिए पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो ये क्या है, ये स्त्रियों के साथ क्या है, भेदभाव है, एक तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार है। तो ये कहा गया कि राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, उसको समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान करेगा। मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर अनुच्छेद 39E में क्या कहा गया है, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो पुरुष श्रमिक हों चाहे स्त्री श्रमिक हों, उनके स्वास्थ्य और उनकी जो शक्ति, मतलब जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी शक्ति पर, स्वास्थ्य पर, तथा बालकों की सुकुमार अवस्था पे, जो बच्चे हैं इनकी कोमल अवस्था पर इनका कोई दुरुपयोग न कर पाए, कोई इनका एक्सप्लॉयटेशन न कर रहा हो, तथा आर्थिक विवशतावश कोई नागरिक ऐसे रोजगार में न जाए जो आयु एवं शक्ति के अनुकूल न हो। मतलब आर्थिक कंडीशन से कोई विवश होकर या मजबूर होकर जो भारत का नागरिक है, किसी ऐसे रोजगार में न चला जाए जिससे उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल न हो। आयु का मतलब क्या है, या तो बाल्यावस्था 14 वर्ष से छोटी आयु में ना उसके कार्य करना पड़े, बाल श्रम न करना पड़े, या एक होता है ना रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर सिटीजन है उस अवस्था में जाके उसको कोई काम न करना पड़े। तो ये भी ध्यान रखना है। और ऐसा करना है कि भाई उसके शक्ति, कैपेसिटी और उसके स्वास्थ्य के अनुकूल प्रतिकूल न कार्य करना पड़े। तो यही ध्यान रखना है। किसका कार्य है, ये राज्य का है। फिर अनुच्छेद 39F में क्या कहा गया है, राज्य द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप से विकास के लिए अवसर और सुविधा प्रदान की जाएगी। ये राज्य के ऊपर दायित्व दिया गया है कि भाई ऐसा करो कि बच्चों का स्वस्थ और विकास करने का जो अवसर है उसके लिए जो भी सुविधाएं हैं वो कौन प्रदान करेगा, राज्य प्रदान करेगा, ठीक है। उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी और बच्चों तथा युवाओं को या युवकों को शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्यक्तता से रक्षा की जाएगी।
मतलब उनको किसी तरह से हीन भावना से दुत्कारा न जाए, उनके साथ भेदभाव न किया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन न किया जाए या इस तरह के कार्य न किए जाएं। साथ में बच्चों को होता है बहुत सी सुविधाएं अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों की सुविधाओं पर क्या है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको भाई ऐसी मैटरनिटी वार्ड मिले, हॉस्पिटल अच्छे से उसकी पैदाइश अच्छी हो, फिर देखभाल के लिए सुविधाएं मिलें, फिर उसको खेलने के लिए प्लेइंग ग्राउंड मिले, जैसे पार्क हो या इस तरह की चीज़ हो वहाँ पे हो, फिर थोड़ा युवक हो तो उसको ग्राउंड मिले, स्कूल मिले अच्छे से, ठीक है। फिर उसके क्या हो, स्वतंत्रता का सम्मान हो और उसके स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसके जीवन में सम्मान। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, आप देखते हैं कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनके साथ कितना लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ठीक है, बहुत हीन भावना से देखते हैं। वो अगर वो कुछ गलती भी करते हैं तो उनको बहुत बैडली ट्रीट करते हैं। तो लोग, ये नहीं होना चाहिए, ये राज्य का दायित्व दिया गया है, ठीक है। इसको किस में शामिल किया गया, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भी इसको संविधान में जोड़ा गया है। ये देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जनरली जो ये अनुच्छेद के साथ इस तरह के प्रावधान जैसे डी है, ई है, ए है, बी है, सी है, इसका मतलब है कि मूल संविधान में ये नहीं था, इसको बाद में संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, किसी भी अनुच्छेद का अगर उपभाग है तो वो बाद में संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो याद यहाँ पे रखना है आपको। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 40 क्या है। अनुच्छेद 40 क्या है, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायत के गठन के लिए कदम उठाएगा और इन्हें उतने अधिकार व शक्ति प्रदान करेगा जितने से वह एक स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। मतलब जो पंचायती राज का गठन है, संविधान, भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से लाया गया था, जिसमें संविधान संशोधन 73वां और 74वां, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की का प्रावधान किया गया है। तो इसके लिए पहले ही राज्य को निर्देश दिया गया था अनुच्छेद 40 के तहत कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। क्योंकि उस समय इतने संसाधन नहीं थे कि ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता दी जा सके, तो इसलिए बाद में इसको राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया कि राज्य बाद में अपने हिसाब से इसको क्या कर लेगा, कर सकेगा। फिर अनुच्छेद 41 में क्या प्रावधान किया गया है, राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त कर सकें एवं बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी एवं असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें। देखिए, एक चीज़ है ना कि राज्य को ये कहा गया कि भाई ठीक है, सभी लोग उत्पादन कार्य में नहीं लगे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उत्पादन कार्य से विरक्त हैं या अलग हैं। उसके लिए परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि बेरोजगारी की दशा हो, कि भाई वो काम करने का इच्छुक है बट प्रचलित मजदूरी पे उसे काम नहीं मिल रही, बेरोजगार है। दूसरा, वो बूढ़ा हो चुका है, ठीक है, बूढ़ा हो चुका है कि मतलब मोर देन 60 ईयर्स है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है उतनी कि उसको काम दे कोई नियोजित कर सके, तो उसके कारण वो क्या है, उत्पादन कार्यों से दूर है। बट भोजन तो चाहिए उसको ना, अगर वो उसको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बेसहारा हो जाएगा या भूख से मरने लगेगा, भूखों रहने लगेगा। फिर या तो वो बीमार है, बीमार का मतलब क्या है, शारीरिक रूप से असक्षम होता जा रहा है या असमर्थता उसके पास है। बहुत से ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसके कारण असमर्थता है, वो दिव्यांग हो गया है या इस तरह की कोई उसको लाइलाज बीमारी हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया है कि उसको वो कार्य उत्पादन कार्यों में नहीं लग सकता है। तो उत्पादन कार्य में नहीं लगेगा तो उसको उसके बदले प्रतिफल नहीं मिलेगा, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा, संकटमय हो जाएगा। तो इस दशा में राज्य को निर्देश दिया गया कि भाई तुम सहायता दो। तो जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, वृद्धा पेंशन दे रही है, ये किस कारण दे रही है, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत राज्य दे रहा है, ठीक है। जो हम लोग उसको रेवड़ी बोल देते हैं, वो रेवड़ी दरअसल नहीं है, वो राज्य का दायित्व है। राज्य जो है, देखिए पहला चीज जो एक कल्चर चल गया है कि मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। भाई मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है। अगर एक माचिस की डिब्बी भी कोई खरीद रहा है, एक चॉकलेट कोई खरीद रहा है, एक बीड़ी कोई खरीद रहा है या कितना कुछ भी खरीद रहा है, तो उस पर जीएसटी दे रहा है। और इन्हीं करों के माध्यम से उसको क्या किया दिया, या तो उसको फ्री बिजली दी जा रही है, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है। तो ये रेवड़ी नहीं है, ठीक है, या बेरोजगारी भत्ता हो गई, विधवा पेंशन हो गया, इस तरह से हो गया। तो ये राज्य का दायित्व दिया गया। अब राज्य का पहला तो दायित्व यह है कि व्यक्ति को रोजगार दो, तुम भाई उसको शिक्षित प्रशिक्षित करो, उसको रोजगार दो, ठीक है, रोजगार दो, उसको पेंशन दो। तो उसको पेंशन दोगे तो बुढ़ापे में पेंशन उसके लिए काम आएगी। बीमारी है, बीमारी क्यों, भाई तुमने स्वास्थ्य सुविधाओं का सही से विकास नहीं किया तो आदमी बीमार हो गया, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करो, उसका इलाज कराओ, बीमार नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें राज्य के ऊपर है। तो राज्य दरअसल क्या होता है कि अपनी फेल्योरनेस को छुपाने के लिए, अपनी असफलता को छुपाने के लिए क्या करता है कि इन तत्वों का सहारा लेता है। अगर राज्य पहले से ही अपने कार्य को करने लगे तो ये सब की नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग डिस्कस ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। फिर क्या है, अनुच्छेद 42 में क्या कहा गया है,
राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित दशा में ही कार्य करना पड़े। ठीक है, मतलब राज्य ऐसा वातावरण करेगा या ऐसा प्रयास करेगा कि कोई भी व्यक्ति है उसको अनुकूल कंडीशन में और मानवोचित, मतलब एक होता नहीं कि भाई बहुत एकदम दयनीय कंडीशन में काम हो रहा है जहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि नहीं भाई बहुत अच्छा कंडीशन है, वेल एकदम क्या है इंटरटेनिंग कंडीशंस हैं और बहुत हेल्थी इन्वायरमेंट है, उसमें काम करना पड़ रहा है। तो ऐसा राज्य करेगा। स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। ठीक है, जो स्त्रियां हैं उनको प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो जिसमें क्या किया जाता है, उनके हेल्थ चेकअप हो गया या सरकारी जो हॉस्पिटल उसमें डिलीवरी कराना, फिर उसको अन्य तरह की सुविधाएं देना, फिर पोषाहार देना, फिर बाल्या पोषाहार देना, फिर विधवा ये प्रसूति सहायता के लिए राशि देना, ये सब चीज़ राज्य के लिए निर्देश दिया गया है। राज्य कुछ भी ये अपने मन से नहीं कर सकता है, राज्य की नीति तत्वों में क्या किया गया है, पहले से ही प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए फिर अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है, राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि में और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन, मतलब ऐसा वेतन जो उचित हो, मिल सके, उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, वे अवकाश के समय का उचित उपयोग कर सके तथा उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य का यह भी प्रयत्न होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे। तो अब तो सहकारी जो है उसको मौलिक अधिकार में ही घोषित कर दिया गया है, लेकिन राज्य को ये दिया गया है कि भाई देखो कोई व्यक्ति है चाहे वो कृषि में लगा हो या उद्योग में लगा हो, हालांकि उस समय सेवा का इतना ज़्यादा नहीं था तो नहीं वर्णन किया गया, लेकिन सेवा भी एक तरह से इसमें मान लो कि शामिल ही है। मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। तो आप देखते नहीं हैं किस तरह से सरकार जो है, जैसे मनरेगा घोषित की, मनरेगा है तो उसके लिए न्यूनतम मजदूरी घोषित की जाती है कि भाई न्यूनतम मजदूरी है, इससे कम मजदूरी पे कोई काम नहीं कराएगा। तो ये क्या है, राज्य को निर्देश दिया गया कि भाई देखो ऐसा है कि किसी को इतना कम मजदूरी पे काम ना कराया जाए, उसका शोषण ना होने पाए। इस शोषण से बचाने का उत्तरदायित्व किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर है। ठीक है, और साथ में वो जो सप्ताह के 7 दिन काम ना कर सके उसको उचित अवकाश प्राप्त हो सके, जिससे क्या हो सके, वो रेस्ट कर सके, अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। ठीक है, और साथ में इस समय का उपयोग कर सके, मनोरंजन कर सके। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर प्राप्त हो सके। मशीन थोड़े है आदमी। ठीक है, अभी आप जानते हो कि जो नारायण मूर्ति हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि व्यक्ति को एक सप्ताह में इतने घंटे कार्य करना चाहिए। सामान्यतः हम लोग एक सप्ताह में लगभग 48 घंटे तो काम करते ही हैं लोग। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करने के लिए बात कर दिया था कि इतना काम करना चाहिए, 72 घंटे काम करना चाहिए, इतना करना चाहिए। यार ठीक है, आदमी मशीन थोड़े है, आप बैठ गए उस लेवल पे तो आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, लेकिन आपसे ही कहा जाए कि आप चलिए इतने घंटे काम कीजिए तो क्या आप करेंगे, नहीं करेंगे। तो दूसरे को देना, और एक तो होता है ना कि भाई ठीक है यहाँ पे अगर सस्ता लेबर है तो इसका मतलब थोड़े कि उसका एक्सप्लॉयटेशन करो। ठीक है, हम लोग उतना पे प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी है कि उतने पे ही काम मिले तो बहुत देश तरक्की कर लेगा। ठीक है, उससे ज़्यादा उसका अब खून जला के किसी से थोड़े देश की अर्थव्यवस्था संभाली जाएगी। ठीक है, चलिए तो यही चीज़ है। फिर अनुच्छेद 43A में क्या कहा गया है, राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने के लिए कदम उठाएगा। मतलब एक है कि जैसे हम लोग के भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हड़ताल एवं तालाबंदी। औद्योगिक इकाइयों में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, हड़ताल एवं तालाबंदी। तो उसमें क्या होता था ना कि जो प्रबंधक था और जो मजदूर थे इनके हित आपस में टकराते थे। प्रबंधक था या जो मजदूर मिल का मालिक है उसका उद्देश्य था अधिक से अधिक प्रॉफिट मेकिंग, और प्रॉफिट मेकिंग का उसका 2 ही तरीका था। पहले ये था कि अपने प्राइस इतनी हाई कर दो, और दूसरा लागत बहुत कम कर दो। लागत कम करोगे तो मजदूरी कम करना पड़ता था, और मजदूरों का था कि भाई हमें अधिक से अधिक मजदूरी मिले ताकि हमें भी जीवन निर्वाह के अच्छे साधन प्राप्त हो सकें। तो दोनों के हित टकराते थे, तो इसलिए तालाबंदी या हड़ताल जैसी समस्या आती थी। तो आप पढ़ेंगे कि भारत में उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो उसमें तालाबंदी एवं हड़ताल प्रमुख समस्या है। तो इसमें कहा गया कि भाई ऐसा करो कि अगर कर्मचारियों को ही हम उद्योगों के प्रबंधन में शामिल कर दें, उनको भी मालिकाना हक दे दें, तो वो ये जो तालाबंदी और हड़ताल की समस्या है क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्योंकि वो सोचेंगे कि हमको भी मालिकाना हक मिल गया है तो हम भी क्या करें, इसमें उचित भागीदारी दें। तो ये चीज़ है, तो इसका इसी को लागू करने के लिए इसको संशोधन किया गया। और भारत में टाटा कंपनी जो है उसने सबसे पहले इस नीति को अपनाया कि अपने कर्मचारियों को क्या किया, शेयर देना शुरू किया कि प्रबंधन मैनेजमेंट में उसको क्या करो, कर्मचारियों को ही शामिल कर लो।
फिर क्या है, अनुच्छेद 43B के तहत क्या किया गया है, राज्य सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन, स्वायत्तकार संपादन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन में उन्नयन का प्रयास करेगा। मतलब सहकारी समितियों के ऐच्छिक गठन के लिए राज्य प्रयास करेगा, स्वायत्त कार्य संपादन मतलब वो ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में कार्य सके, उनका लोकतांत्रिक नियंत्रण हो मतलब ऐसा नहीं हो कि नहीं वो अलोकतांत्रिक तरीके से नियंत्रित हो रही है, और व्यावसायिक प्रबंधन में उन्नयन का प्रयास करेगा। कौन करेगा, राज्य करेगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रयास करेगा। बाकी सहकारी समितियां तो लोग गठित कर लेंगे या सरकार सहायता देगी, बाकी से चीजें होती रहेंगी। तो ये कहा गया है। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका इस समय बवाल चला है यूसीसी के लागू होने से, और इसमें ये होगा कि भाई इस तरह का लागू हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या। हालांकि पॉलिटिकली इसको डील किया गया, तो लगा गया एक समुदाय विशेष के खिलाफ इसको लाया गया है और प्रोपेगेंडा भी ऐसा ही फैलाया गया। लेकिन यूसीसी का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता, सिविल संहिता लागू करना। अब दिक्कत ये है ना कि उस समय भी इसको लागू करने पर बहुत बहस हुई थी। जब स्वतंत्रता समय के संग्राम के समय जब संविधान निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा में इस पर बहुत बहस किया गया कि क्या यूसीसी को लागू कर दिया जाए। तो ये हुआ कि भाई देखिए, किसी को जबरदस्ती इसके अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, एक प्रकार का सिविल संहिता होना चाहिए। लेकिन क्यों, भारत में सभी धर्मों के लिए अलग अलग क्या है, कानून है, सभी धर्मों का कानून संहिता है, उसके अंदर अनुसार शासन हो रहा है। अंग्रेजों ने इसको कहा कि नहीं भाई पूरे देश में एक जैसा लागू कर दिया जाए। लेकिन देखिए, ठीक है, लागू होना चाहिए लेकिन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। आप सभी लोगों को प्रेरित करिए कि नहीं भाई इस तरह के कानून व्यवस्था का अगर पालन किया तो सब यूनिफॉर्मिटी आ जाए, लेकिन जबरदस्ती सभी लोगों को यूनिफॉर्म में एक नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो भावना है ये अंदर से होनी चाहिए, ना कि इसको बाहर से थोपना चाहिए। क्योंकि भारत विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति क्या है, विविधतापूर्ण है, और सब बहुत ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। सबको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी चली जाएगी, उससे प्रभावित होगी, तो उसको प्रभावित होगी तो वो डरेगा तो रिएक्ट करेगा तो इससे क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसको दबाव बलपूर्वक नहीं लागू करना है। ठीक है, और भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कोई भी सुधार आंतरिक होना चाहिए, बाह्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में ये रखना है। फिर अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, मूल संविधान। इसमें ये था, मूल संविधान में तो था कि ये राज्य जो है 6 वर्ष की आयु तो बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य सिद्धा 6 वर्ष से बालकों की। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, अनुच्छेद 45 को संशोधन कर दिया गया है, और ये क्या किया है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको अनुच्छेद मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A के तहत इसको अब मूल अधिकार बना दिया गया है। और उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक को, सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये एक राज्य को क्या किया गया है, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे तो राज्य को नीति निदेशक तत्व में कहा गया कि राज्य प्रावधान करेगा, वहाँ पे क्या है, मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A के तहत कि आप वहाँ पे मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि इसमें क्या किया कि मूल संविधान में उल्लेखित था कि राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस निदेशक तत्व को शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार की स्थिति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, तथा नया अनुच्छेद 21A उसमें जोड़ दिया गया है, और उसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार में चला गया है, हालांकि नीति निदेशक तत्वों में भी ये शामिल है। चलिए, अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द है विशेष सावधानी से। विशेष सावधानी का मतलब है कि कई तरह की समस्या उत्पन्न हो। पहले तो ये हो सकता है कि अनुसूचित जाति या जनजाति हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जो इनकी विशेष संस्कृति है, विशेष धर्म है, भाषा है, ठीक है, उनका क्षरण ना हो सके या दुष्प्रभावित ना हो सकें। फिर एक तरह से ये है कि भाई राज्य को शासन भी चलाना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें ये भी देखना है कि भाई वो जो एक कहा जाता है कि मेरिट को भी ध्यान में रखना है। हालांकि मेरिट का छलावा कोई समझ नहीं पाता है कि है क्या, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के राज्य को ये उत्तरदायित्व दिया गया है।
अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, राज्य लोगों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। मतलब लोगों के जीवन स्तर और लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा और ड्रग की औषधि प्रयोजन से भिन्न, मतलब ड्रग का औषधि प्रयोजन भी है तो उससे भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। तो पहले नशीली दवाएं जो हैं इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा, मदिरा के सेवन पर प्रतिबंध लगा देगा, और ड्रग जो हैं जिनका औषधि उपयोग हो रहा है उसको छोड़ के बाकी, जैसे होम्योपैथ में क्या है, अल्कोहल डाला जाता है, तो इसका मतलब है कि अल्कोहल को कम्प्लीटली बैन नहीं करना है, जैसे होम्योपैथ है या बाकी चीज़ों में अल्कोहल का यूज हो सकता है। ठीक है, नशीली दवाएं हैं, नशीली दवाएं तो लोग क्या करते हैं, उसका कोई उपयोग थोड़े, नशा के लिए ही करते हैं। तो आपने बाकी देखा होगा जैसे गांजा है, भांग है, ठीक है, इस तरह के जो भी हैं, मदिरा का मतलब वाइन है, शराब है, इस तरह का है। और शराब की भी कितने वेराइटीज़ हैं। दरअसल एक मैं देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री उसमें दिया था कि भारत के कई राज्यों ने क्या किया है, लीकर बैन किया हुआ है, शराब को बंद किया, जिसमें गुजरात है, बिहार है। और इसमें मैं देख रहा था कि बिहार में जब लीकर बैन किया गया तो उस समय वहाँ के लोग थोड़ा सही था कि अभी एक बैग कोई पी रहा है छोड़ेगा नहीं, नशेड़ी तो नशेड़ी हैं, सबसे बड़ा ना काम नशेड़ियों का है। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह के, जैसे कि जो वाइटनर होता है वाइटनर पीना शुरू कर दिया, जो सुलेसन होता है, सुलेसन मतलब जो ये चिपकाने वाला आता है टायर ट्यूब को, उसको पीना शुरू कर दिया, ये उससे नशा करने लगे। ठीक है, फिर कुछ साबुन थे जिसमें कुछ इस तरह के लिक्विड पाइड डाले जाते थे, उनको खाना शुरू कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो नशीली दवाओं है, मदिरा है या ड्रग्स का इस उपयोग करने को क्या करे, प्रतिबंधित करे कि लोग ना पी पाएँ। और आप जानते ही हो भारत में मदिरा सरकार ने प्रतिबंध नहीं किया, क्योंकि सरकार की इनकम का, रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स क्या है, लीकर है। ठीक है, आबकारी जिसको कहते हैं। तो सरकार इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है, रोक कहाँ सकती है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा क्या है, रेवेन्यू का सोर्स है। चलिए, अनुच्छेद 48 क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए तथा उनका वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। तो ये कृषि और पशुपालन को बढ़ाने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियाँ राज्य अपनाएगा, बढ़ावा देगा। दुधारू और वाहक पशु हैं, जो दुधारू मतलब जो दूध दे रही हैं, वाहक मतलब जो सामान ढो रहे हैं, इन पशुओं के नस्लों में सुधार करना और संरक्षण करना और उनका वध करना, जो स्लॉटिंग होती है उसको उसके खिलाफ क्या करेगा, कदम उठाएगा। फिर देखिए अनुच्छेद 48A में क्या कहा गया है, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण या वन संरक्षण के लिए राज्य को क्या कहा गया है, निर्देश दिया गया है कि तुम ऐसा काम करो कि इस तरह से पर्यावरण संरक्षण रहे या संवर्धन होता रहे। फिर अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है कि राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, इसकी रक्षा का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्मारकों या कलात्मक ऐतिहासिक रुचि वाले स्थानों का इसमें क्या करना है, संरक्षण करने के लिए कहा गया है। देखिए दिक्कत कहाँ होती है ना कि कभी कभी मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों में सिमिलरिटी दिखने लगती है। ठीक है, कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो सिर्फ 3 ही 4 जगह ऐसे हैं जहाँ डिफरेंस आता है। उसमें देखिएगा जब राज्य शब्द जुड़ गया है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया। ठीक है, और जहाँ पे प्रयास करेगा शब्द आ गया है तो वहाँ पे हो जाएगा कि राज्य के लिए कहा गया है, और ये कहा गया कि किया जाना चाहिए। ठीक है, या किया जाए, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्तियों के लिए कहा गया है, मौलिक कर्तव्य की बात है। ठीक है, वहाँ जब मौलिक कर्तव्य देखेंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे उसको। फिर क्या है, अनुच्छेद 50 में क्या किया गया, इसके अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किया गया है। मतलब जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका को पृथक किया जाए, एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरवीन ना करें। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करे, पृथक करने का प्रावधान करे, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक है, तो यह है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए, दोनों को एक दूसरे में मिलने न दिया जाए या एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरवीन न करने दिया जाए। फिर क्या है, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान किया गया है कि भारत क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में क्या करेगा, भारत योगदान देगा। इसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अधोलिखित आदर्श को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। मतलब भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में
निम्नलिखित कार्य करेगा, निम्नलिखित आदर्शों को या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा। जैसे क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा पहला। तो दूसरा क्या है, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए करेगा। तीसरा क्या है, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करेगा। ये भारत के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि भारत को ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पूरा देखा, अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हो। ठीक है, ये देखिए एक चीज़ क्या है ना कि हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम लोग के दिमाग में ये आता है कि भाई इससे कितना लाभ है कि लाभ नहीं है, कितना पढ़ा जाए। तो इसका सीधा सीधा सवाल ये है, उसका आंसर यही है इस सवाल का कि भाई पिछले साल का क्वेश्चन उठा के देखिए, अगर लग रहा है कि इससे क्वेश्चन आ रहा है तो इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो फिर छोड़ना है, इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि प्री में देखेंगे कि इससे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेन्स में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखना है। अभी क्या है कि अभी 20 दिन बाद एग्ज़ाम है यूपीएससी का, तो इस समय सबकी हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, हालत ख़राब होने का मतलब है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं वो एक डायलेमा से गुजर रहे हैं। डायलेमा से ये गुजर रहे हैं कि अगर उनका कंपलसरी अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, कंपलसरी अटेम्प्ट नहीं है, तो उनके अंदर डायलेमा ये है। देखो एक चीज़ सिंपल सी बात होती है, कोई स्टूडेंट होता है ना, तो जब जैसे जैसे एग्जामिनेशन के दिन नज़दीक आते जाते हैं या जो डेट है वो करीब आता जाता है, तो दिमाग में दो ही विचारधारा उठती है। पहली विचारधारा तो ये आती है, छोड़ दूँ क्या क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, छोड़ दूं क्या इस बार। अगर कंपलसरी नहीं है तो, अब कंपलसरी है तो फिर तो देना मजबूरी है। अगर कंपलसरी नहीं है तो विचार मन में ये आता है कि छोड़ दूं क्या, अगली बार बहुत अच्छे से तैयारी से दूंगा। और दूसरा विचार ये आता है कि मुझे कुछ तैयार ही नहीं है, मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहे। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपको, अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से तैयारी की है, आपने बहुत सीरियस होकर ईमानदारी से तैयारी की है, तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। और अगर आपने साल भर तैयारी से नहीं पढ़ा है, मतलब ईमानदारी से नहीं पढ़ा है, मेहनत करके तैयारी नहीं की है, लापरवाही से तैयारी की है, तो अनुभव लेने के लिए एग्ज़ाम मत दीजिए। यूपीएससी कोई अनुभव लेने के लिए नहीं है कि लाओ स्टार्टर के रूप में ये खा लेते हैं फिर मेन कोर्स अगले साल आएगा। तो ये यूपीएससी में स्टार्टर मत यूज कीजिएगा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। आप ये मत कहिएगा कि मुझे 6 चांस मिला है, मुझे 9 चांस मिला है और मुझे तो इस एज तक चांस मिला है। डजेंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप एक चांस देंगे, वो आपके साथ जुड़ जाएगा कि आपने एक चांस दिया है, हुआ नहीं, कॉन्फिडेंस लूज होगा, आपकी एनर्जी लॉस होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि अनुभव के लिए मत दीजिए कि अरे मुझे बहुत अटेम्प्ट मिला है, लाओ अनुभव दे लेते हैं। भाई इसमें अनुभव थोड़े हैं, इसमें ये थोड़े बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो ये कहते थे पहली बार ट्रायल है। यहाँ पे कोई ट्रायल नहीं भाई, अच्छे से पढ़ो, एक साल खूब जम के पढ़ो, आप इसके बाद डिसाइड करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर इसके बाद एग्जाम में बैठो। अगर आपकी तैयारी साल भर है तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप एग्जाम में बैठो, और अगर आप साल भर तैयारी नहीं किए हैं तो आप मत बैठो। तैयारी नहीं की हो साल भर तो मत बैठो। आप ये समझ लो कि यूपीएससी आप 4-5 महीने में निकाल लेंगे तो नहीं हो जाएगा यार। जो एग्ज़ाम पूरा 1 साल तक चलता है, आप सोचो कि आप प्री दे रहे हो 16 जून को, ये तो बाई लक 16 जून को चला गया, नहीं तो ये क्या था, मई के लास्ट वीक में था, 27 मई को था। अगर 27 मई को था और अगले साल क्या है 2025 में 25 मई को है, यानी कि पूरा 1 साल क्या है, प्री का एग्जाम है, प्री का रिजल्ट निकलेगा, फिर मेंस में आप बैठोगे, फिर मेंस का रिजल्ट निकलेगा, फिर आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू में बैठोगे, फिर इसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा। पूरा एग्जाम पैटर्न ही 1 साल का ड्यूरेशन लेके चलता है। तो आपकी प्रिपरेशन तो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए ना, एग्जामिनेशन के डेट से पहले। और आप सोचो कि 6 महीना 7 महीना में आप यूपीएससी निकाल लोगे, इतने बड़े तुर्रम नहीं हम लोग हैं। तो कम से कम 1 साल आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो आप एग्जाम में बैठिए, अदरवाइज छोड़ के आप अगले साल की तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आपने 1 साल अच्छे से तैयारी की है तो कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि आपका होगा, और इन्हीं चीज़ों का ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए एक चीज़ और हम लोग इसके बाद में देखते हैं क्या है कि नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो जैसे इसका भी क्वेश्चन आता है कि नीति निषेध तत्वों का वर्गीकरण किस तरह पे किया गया। एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ कि हम लोग जब तैयारी करते हैं ना तो उस समय बहुत से डाइवर्जन होते हैं। हम लोग के डाइवर्जन इसलिए होते हैं कि हम लोग के मन में आता है कि यार इस चक्कर में फालतू में पड़ गई यूपीएससी में, ये बहुत टाइम टेकिंग है या बहुत इस तरह से दिक्कत है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन है। तो एक चीज़ दिमाग में रखो यार कि किस चीज़ में कंपटीशन नहीं है और कहाँ समस्या नहीं है। खा के पचाने में भी तो समस्या है, खाना खा के भी तो सिंपली तरीके से नहीं पचता है। ठीक है, दुनिया में 50 लोग, भारत में 50 लोग तो गैस्ट्रिक से और एसिडिटी से परेशान है, ओवरडोज से कुछ लोग परेशान है। तो परेशानी तो हर जगह है यार, तो आप उस परेशानी से थोड़े भागना है।
ठीक है, एक बार डिसीजन ले लिया है कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो फिर आर या पार का कहानी होनी चाहिए, इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, या एक कदम आगे एक कदम पीछे की कहानी नहीं होनी चाहिए। तो आप लग जाइए, होगा ज़रूर। चलिए इनका वर्गीकरण करते हैं कि नीति निषेधक तत्वों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, नीति निषेधक तत्वों में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखकर इन्हें सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कैसे हैं? एक है सामाजिक सिद्धांत पर आधारित। सामाजिक सिद्धांत पर आधारित का मतलब कि जो समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। समाजवादी लक्ष्य क्या है? जिसमें समानता है, इस तरह के लक्ष्य हैं कि भाई उत्पादन के साधनों पे समान हो, संपत्ति पे सबका समान हस्तक्षेप हो, ठीक है, आय का समान वितरण हो, मतलब समानता पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो इस तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें कौन से हैं? अनुच्छेद 38 का प्रावधान है, अनुच्छेद 39 का प्रावधान है, अनुच्छेद 39A का प्रावधान है, अनुच्छेद 41 है, अनुच्छेद 42 है, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43A है, वो अनुच्छेद 47 है। ये क्या है? सामाजिक सिद्धांत है, मतलब जो समाजवादी सिद्धांत है, इसको सामने से कर दिए, एक सामाजिक नहीं बल्कि समाजवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित मतलब कि जो गांधी जी का आदर्श था या गांधी जी जिस तरह के सपने देखा करते थे उनको पूरा करने के लिए प्रावधान है। तो उसमें क्या है? अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया, अनुच्छेद 43 है, अनुच्छेद 43B है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 47 है, वह अनुच्छेद 48 है। ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 44 है जो यूसीसी है, अनुच्छेद 45 है जिसको हमने अभी पढ़ा था कि जो बच्चों के शिक्षा के लिए था, अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48A है, अनुच्छेद 49 है, अनुच्छेद 50 है, अनुच्छेद 51 है। देखिए यहाँ पे बस ये है कि सारे सिद्धांत अच्छे हैं, लेकिन ये एक कैटेगराइजेशन कर दिया गया। कभी कभी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछा गया है क्वेश्चन कि नीति निषेधक तत्वों के समाजवादी जो प्रावधान है उनका वर्णन कीजिए, गांधीवादी प्रावधान उनका वर्णन कीजिए, ठीक है, या उदार बौद्धिक सिद्धांत उनका वर्णन कीजिए। इसी को कई वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया, 5-6 वर्गों में वर्गीकृत कर दिया गया। उतना ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, 3 आप याद रखिए, इसी से आपका मोस्टली काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसलिए इन अनुच्छेदों का फिर से वर्णन नहीं कर रहा हूँ कि फिर से दोहरा होगा, वीडियो और लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि अनुच्छेद 38 में क्या है, अनुच्छेद 39 में क्या है, इसको आप फिर से एक बार देखते चलिएगा। एक बार में याद भी नहीं होगा, आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर देखिए नीति निषेधक सिद्धांतों के पीछे संस्तुति क्या थी, मतलब उद्देश्य क्या था इसके पीछे, ठीक है, इसको लाने के पीछे उद्देश्य क्या था। जैसे इसको कहा जाता है कि ये भाई विषहीन दंतहीन है, ये इसको लाया गया नहीं तो वाद योग्य है, तो इसको लागू नहीं कराया जा सकता, तो इसको रखने का क्या मतलब है, तो क्या क्यों रखा गया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव थे। और संविधान को लिखने वाले या संविधान को बनाने वाले कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो जो VN राव थे उन्होंने इसकी संस्तुति की थी और इन्होंने कहा था कि वैयक्तिक अधिकार, जो व्यक्तिगत राइट्स हैं, उनको 2 श्रेणियों में बांटा जाए। पहला क्या है कि ऐसे वैयक्तिक अधिकार जो न्यायोचित हों या वाद योग्य हों, मतलब जिनके उल्लंघन के दशा में हम न्यायालय में जाकर उसको लागू करा सकें। और दूसरा है गैर न्यायोचित या गैर वाद योग्य, मतलब जिनके उल्लंघन के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकें या न्यायालय से हम उसका उपचार नहीं प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इन वैयक्तिक अधिकारों को 2 श्रेणियों में बांट देना चाहिए। तो इसको स्वीकार कर लिया गया। तो जो न्यायोचित या वाद योग्य थे उनको क्या किया गया? मूल अधिकार के रूप में रख दिया गया। और जो गैर वाद योग्य था या न्यायोचित नहीं था, जो न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता था, उसको क्या किया गया? राज्य के नीति निषेधक तत्वों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस बात को प्रारूप समिति ने स्वीकार करते हुए मूल अधिकार व नीति निषेधक तत्वों का प्रावधान किया। यद्यपि निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसके बावजूद अनुच्छेद 37 में यह स्पष्ट किया गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का विधि बनाने में प्रयोग करे। इस प्रकार यह राज्य प्राधिकारियों पर नैतिक दायित्व अध्यारोपित करता है तथा इसके पीछे वास्तविक शक्ति राजनैतिक है अथवा जनमत है। मतलब राज्य को सिर्फ ये नहीं है कि नीति निषेधक तत्व दे दिया गया और वाद योग्य नहीं, तुम इसकी उपेक्षा करके चले जाओ। इसको देखना है कि क्या है कि भाई ये हमारे जो कानून बने या कोई योजना बने तो वो इन आदर्शों को ध्यान में रख के बने कि भाई ये आदर्श पूरे करने। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, या इस तरह से जो भी हैं वो बन रहे हैं, तो किसके प्रेरित होकर बने? वो राज्य के नीति निषेधक तत्वों से ही प्रेरित होकर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई वाद योग्य नहीं है तो ये
एक अर्नामेंटल हो गया, सजावटी सामान हो गया। सजावटी सामान नहीं है, ये तत्व देश के शासन में क्या है, मूलभूत हैं। और विधि बनाने के समय राज्य क्या करेगा, इनको ध्यान में रखेगा। और ये क्या करेंगे, राज्य के जो प्राधिकारी हैं उनके ऊपर नैतिक दायित्व आरोपित करते हैं, भाई ये भी लक्ष्य रखा गया, इसको पूरा करने के लिए काम करना है, वरना क्या हो जाएगा, जनमत को जवाब देना पड़ेगा हमें चुनाव के माध्यम से कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कहा कि फिर यहाँ पे क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार इसके लिए नीति बनाते समय निदेशक तत्वों की उपेक्षा नहीं कर सकती है। यदि कोई सरकार इसकी उपेक्षा करेगी तो चुनाव के समय मतदाताओं को इसका जवाब अवश्य देना होगा। मतलब अगर कोई सरकार, लोकप्रिय सरकार का मतलब क्या है, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है, बहुमत की सरकार है, तो इसके लिए नीति बनाते समय कोई भी कानून बनाएगी तो निदेशक तत्वों की उपेक्षा नहीं करेगी, उसको निदेशक तत्वों को ध्यान से देखना होगा, ये उसके उद्देश्यों को देखना होगा। यदि कोई सरकार ऐसा नहीं करेगी, निदेशक तत्वों को उपेक्षा कर देगी, तो चुनाव के समय मतदाताओं को उसको जवाब अवश्य देना होगा। मतदाताओं से कहना पड़ेगा, या मतदाता सोचेंगे कि भाई ये चीज़ हमको मिलना चाहिए, ये नहीं दे पा रही है, तो क्या होगा, सरकार निरुत्तर रहेगी। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कोई सरकार है, विधवा पेंशन नहीं दे रही, वृद्धा पेंशन नहीं दे रही, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही, तो बेरोजगार आवाज उठाएंगे कि नहीं जाएंगे कि भाई बेरोजगारी बहुत है। आज के समय में लोकसभा चुनाव में देखिए बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि अब कोई भी सरकार आती है, चाहे यही सरकार रिटेन होती है, नई सरकार बनती है इंडिया गठबंधन की, तो उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या होगा कि हमें बेरोजगारी के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, हमें क्या करना होगा, आय बढ़ाने के लिए करना होगा, क्योंकि लोगों के पास महंगाई जैसी समस्या है, तो समस्या का समाधान कैसे करें। ठीक है, तो इस तरह के, अब भाई बेरोजगारी है तो आप रोजगार दो या तो बेरोजगारी भत्ता दो, तो इस तरह से क्या होगा, काम करना पड़ेगा। फिर क्या है, संविधान निर्माताओं ने इसे मूल अधिकारों की भांति वाद योग्य नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई, मूल अधिकारों की भांति इसे वाद योग्य क्यों नहीं बनाया, इसका नाखून क्यों काट लिया या इसका विष क्यों छीन लिया। तो कारण इसका था कि देखिए इन्हें लागू करने के लिए देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजों के समय देश का उतना आर्थिक उन्नति हुई नहीं थी, ना तो कृषि का आधुनिकरण हुआ था, नहीं तो औद्योगिक विकास हुआ था, और ना ही सेवा का विकास हुआ था। तो देश के पास आर्थिक संसाधन बहुत कम थे, और भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। भारत पिछड़ा हुआ देश था, आर्थिक रूप से भी था, सामाजिक रूप से भी था, सांस्कृतिक रूप से भी था, और देश का बंटवारा हुआ था। तो कई तरह की समस्याएं थीं और देश के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। तो ये हुआ कि अगर ये कार्य मौलिक अधिकार के रूप में दे दिया जाए या इसको वाद योग्य बना दिया जाए, तो देश के ऊपर आर्थिक संसाधनों का एक बैग क्या हो जाएगा, भार पड़ जाएगा, देश के ऊपर वित्तीय दायित्व बढ़ जाएगा, तो देश क्या हो जाएगा, संभल नहीं पाएगा या कोलैप्स कर जाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए हुआ कि भाई इसके वित्तीय पर्याप्त संसाधन नहीं है। भविष्य में जब राज्य के पास वित्तीय संसाधन हो जाएंगे तो धीरे धीरे इनको क्या कर देगा, वो वाद योग्य बना देगा या इसके लिए कानून बना देगा। और ऐसा किया भी जा रहा है कि जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन होते जा रहे हैं, तो जो नीति निदेशक तत्व थे इनको क्या किया जा रहा है, या तो मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया जा रहा है, या इसके लिए और भी कानून बनाए जा रहे हैं जिससे इनको लागू किया जाए धीरे धीरे। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे शिक्षा का अधिकार है उसको किया गया, पंचायती राज का है, फिर बाकी किया गया है कि जैसे समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए भी प्रावधान किया गया है। मनरेगा गारंटी योजना दी गई है, जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, इसको लागू किया गया है। तो धीरे धीरे फिर अनुच्छेद 45 के तहत जो संशोधन करके मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A के तहत जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, तो सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में कार्य कर रही है और धीरे धीरे कर रही है। धीरे धीरे हो सकता है कि एक समय ऐसा आएगा कि देश वित्तीय संसाधनों के मामले में बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, तो वहाँ पे सारे जो DPSP हैं या नीति निदेशक तत्व हैं उनको कानूनी प्रावधान द्वारा वाद योग्य लगा दिया जाए, उनको लागू कर दिया जाए। फिर क्या है, देश में व्याप्त विविधता एवं पिछड़ापन इसके क्रियान्वयन में बाधक है। जाहिर सी बात है कि जैसे अब एक विविधता है तो UCC है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता है, उसको अगर लागू करेंगे तो विविधता क्या है, देश में बहुत इसका विरोध होगा। और जानते हैं आवश्यक रूप से विरोध होगा, क्योंकि उसमें ऐसे प्रावधान होंगे कि बहुत सी चीज़ें क्या होंगी लोगों की संस्कृति और समाज से संबंधित हैं, तो उससे विरोध होगा ही होगा। फिर पिछड़ापन बहुत देश में है, पिछड़ापन है तो अगर चीज़ों को लागू करेंगे तो इस तरह से विरोध होगा। बहुत सी चीज़ें हैं कि उनको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पशुओं का वध होना है, पशुओं का वध होने तो जानते हैं अब एक चीज़ सिंपल सी बात है कि बहुत से ऐसे भारत में पशु हैं जो दुधारू हैं और भारवाहक भी हैं, लेकिन मनुष्य की भोजन की आवश्यकता है तो उनका वध करेगा, या आर्थिक जरूरतों की आवश्यकता है तो वध करेगा ही करेगा। ठीक है, और एक तरह से कि ठीक है कृषि को आधुनिक बनाने का है तो आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय संपत्ति चाहिए। फिर एक है पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कि भाई मान ले कि वन उन्मूलन नहीं होना, लकड़ी नहीं काटना चाहिए। बैठ के AC में 4 व्हीलर गाड़ी से चलते हुए ये बहुत लोग लेक्चर दे सकते हैं कि वनों को नहीं काटा जाना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन से खाना बनता है तो बहुत प्रदूषण होता है। भाई उनकी तो मजबूरी है
कि वो खाना बनाने के लिए लकड़ी काट रहे हैं, तुम 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे हो, बैठ के एसी में यहाँ पे लेक्चर दे रहे हो, तो ये कहाँ तक रेशनेबल है और कहाँ तक ये न्यायोचित है यार। तो यही चीज़ है कि जो लोग बैठे हैं एसी में, 4 व्हीलर गाड़ी से चल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि उनके एसी में और 4 व्हीलर गाड़ी से कौन सी गैस निकल रही है और कितना इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहे हो। और किसी के लकड़ी काटने पर इतना हो हल्ला, मैं लकड़ी काटने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ या उसको डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि यार उनकी भी आवश्यकता है, पहले उनके लिए प्रोत्साहन दो ना। अब जाहिर सी बात है कि सरकार ने एक योजना लागू की, उज्ज्वला गैस योजना, बहुत अच्छी, अपने आप में बहुत ही अच्छी योजना है उज्ज्वला गैस योजना। बट एक व्यवहारिक रूप से आप सोचो ना, आप यार किसी के सपोर्टर हो या नहीं हो, भक्त हो या अंधभक्त हो या नहीं हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक दिमाग से सोचो कि क्या पिछले 10 वर्ष में उसी गैस का दाम दुगने से ज़्यादा, मतलब लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया, तो आप गैस सिलेंडर दे रहे हो, लेकिन अगर महीने में 1000 रुपये का गैस भरा रहा है व्यक्ति, तो उसके लिए सबसे बड़ा होगा कि भाई लकड़ी इकट्ठा करके लाओ, गैस क्या भराना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कंडीशन भी अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई गैस सिलेंडर दे देने से वो अपने आप तो गैस भर नहीं जाएगा, उसकी उतनी इनकम हो कि 1000 रुपये महीने की गैस भरा ले, ठीक है, नहीं तो उस गैस पे बैठेगा ही, टेबल लगा के बैठेगा। चलिए अगली समस्या क्या थी कि 9 स्वतंत्र देशों को कई प्रकार के वित्तीय भारों से मुक्त रखा गया। भाई देश नया नया स्वतंत्र हुआ था, अगर पहले ही वित्तीय भार डाल दिया जाए तो वो बाकी प्रियोरिटीज है, पहले डिफेंस है, बाकी ये सब चीज़ें हैं, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसके लिए क्या काम करेगा, फिर क्या एजुकेशन है, हेल्थ है, इनकी फैसिलिटी कैसे अवेलेबल कराएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जो नया स्वतंत्र देश भारत था, इसके लिए वित्तीय संसाधनों से थोड़ा भारों से मुक्त रखा गया। और ये कहा गया कि ठीक है भाई, भविष्य में अगर राज्य के पास या देश के पास संसाधन होंगे, वित्तीय संसाधन होंगे, जैसे जैसे उसके पास पैसा आएगा, सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य के नीति तत्वों पर क्या करेगा, वो कानून बना के इसको लागू करेगा। फिर इनकी उपयोगिता क्या है, राज्य की नीति निदेशक तत्वों की उपयोगिता क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निदेशक तत्वों का बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य, क्या लक्ष्य हैं, आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र। अब ये राजनीतिक लोकतंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये मूल अधिकारों में स्थापित किया गया है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र क्या है, ये मूल अधिकारों में नहीं है। ये आर्थिक लोकतंत्र कहाँ पे है, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में है। तो ये उसी समय अम्बेडकर जी ने भी इसको कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अप्रासंगिक है जब तक कि आर्थिक लोकतंत्र न स्थापित किया जाए, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब आर्थिक लोकतंत्र स्टेबल हो गया हो या स्थापित हो गया हो। तो ठीक है, इसके लिए कार्य करना ही है, इसका पहला उपयोगिता तो ही है। फिर क्या है, भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश MC छागला के अनुसार, इन्होंने MC छागला मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था यदि इन सभी तत्वों का, कौन से, निदेशक तत्वों का पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस निदेशक तत्वों का पालन कर दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, स्वर्ग की भांति हो गया। जैसे 2014 के पहले जो मोदी जी का भाषण है और जो उनकी घोषणाएं थीं, अगर उनको लागू कर दिया गया होता तो आज मोदी जी के भाषण का टोन ये नहीं होता जो आज दे रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मजाक के रूप में ले रहा हूँ, कोई अगर भक्त होगा तो सीरियस नहीं लेके हर्ट नहीं होना है, मजाक चल रहा है, ठीक है। तो ये MC छागला ने कहा था कि यदि इन सभी तत्वों का पूरी तरह जो निदेशक तत्व में प्रावधान किया गया है, इनको लागू कर दिया है, तो जाहिर सी बात है कि स्वर्ग का मतलब क्या है, स्वर्ग का मतलब क्या है, स्वर्ग की कल्पना क्या की, जहाँ कोई भी दुख ना हो, कोई भी कष्ट ना हो, कोई भी क्लेश ना हो, कोई भी विवाद ना हो, केवल खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तो वही स्वर्ग है, ठीक है, तो यही स्वर्ग की भांति लगेगा। फिर क्या है, नीति निदेशक तत्व निम्नलिखित भूमिका अदा करते हैं। अब नीति निदेशक तत्व कौन सी भूमिका अदा करते हैं, तो पहला है, ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू और विदेश नीतियों में अस्थायित्व और निरंतरता बनाए रखने में योगदान देते हैं, चाहे सत्ता किसकी भी है। जैसे भारत की विदेश नीति है या घरेलू नीति है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों का प्रोन्नयन है, उत्साहन है, उसमें अस्थायित्व रहता है, निरंतरता बनी रहती है। विदेश नीति में भी निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति है ना, उसको बढ़ाने के लिए विदेश नीति चली रही है, तो वो बनाए रखती है, अस्थायित्व रहता है, चाहे किसी की सरकार आ जाए, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार आए, चाहे बीजेपी की सरकार आ जाए। जैसे यूएस में कहते हैं कि यूएस की विदेश नीति है, उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता है, चाहे डेमोक्रेटिक शासन में आ जाए, चाहे रिपब्लिकन शासन में आ जाए, वो लगभग विदेश नीति ऐसी बनी रहती है। तो यही करेगी जाने यहाँ पे भी है। दूसरी क्या इसकी भूमिका है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं, जाहिर सी बात है। यह भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए जो रिक्तियां हुई हैं उनको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जो
अब सामाजिक राजनीतिक अधिकार तो मूल अधिकारों में मिल गया है, लेकिन आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वही रिक्त है। तो उन्हीं आर्थिक अधिकारों को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये प्रावधान करते हैं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है। फिर क्या है, मूल अधिकारों के अंतर्गत नागरिकों द्वारा इनका क्रियान्वयन पूर्ण एवं उचित लाभ के पक्ष में माहौल उत्पन्न करता है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रखता है। जाहिर सी बात है, वही बताए कि मौलिक अधिकारों में तो राजनीतिक लोकतंत्र दिया गया है, लेकिन आर्थिक लोकतंत्र नहीं दिया गया है। तो आर्थिक लोकतंत्र को किस में डाला गया है, यही राज्य के नीति निषेधक तत्वों में डाला गया है। तो जब तक मौलिक अधिकारों में जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है वो उतना अर्थपूर्ण नहीं है या प्रासंगिक नहीं है जब तक कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित न किया जाए। फिर क्या है, यह विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण को संभव बनाता है। जाहिर सी बात है, विपक्ष सरकार पर निदेशक तत्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी विपक्ष होता है वो लोकतंत्र में सबसे मजबूत होता है और सबसे सजग प्रहरी होता है। ठीक है, अगर विपक्ष को सही से कार्य न करने दिया जाए या विपक्ष सही से कार्य न करे तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र जो है दोषपूर्ण होता जा रहा है और सरकार निरंकुश होती जाएगी। अब जैसे होता है कि मान लीजिए बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहा है कि भाई बहुत बेरोजगारी है, तो या तो तुम रोजगार दो या तो तुम क्या करो, बेरोजगारी भत्ता दो। तो निदेशक तत्व में क्या है, उचित रोजगार का भी प्रावधान है और बेरोजगारी भत्ता जैसे जो उपयुक्त है इनका भी प्रावधान है, या जो भी इस तरह से रिवार्ड है उनका भी प्रावधान है। फिर आपका महंगाई है तो इसका भी है। फिर इस तरह जितने भी कार्य हैं विपक्ष सरकार पे क्या कर सकता है, निदेशक तत्वों को उपेक्षा के आधार पर दबाव बना सकता है। तो ये भी है, विपक्ष के हाथ में निदेशक तत्व एक हथियार के रूप में है। फिर क्या है, यह सरकार के प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का परीक्षण इस संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ है भाई कि तुमने हम विधवा पेंशन दिया कि नहीं दिया, वृद्धा पेंशन दिया कि नहीं दिया, विकलांगों के लिए तुमने कल्याणकारी योजनाएं चलाई कि नहीं कहीं, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कितने सही हैं, प्रसूति अधिकार मिले कि नहीं, समान कार्य के लिए समान वेतन दे रही हो कि नहीं दे रही हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से पंचायती राज के लिए क्या किए हो क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं। ये सरकार के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए बहुत अच्छा है नीति निषेधक तत्व। फिर क्या अगला है, ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह होते हैं। ठीक है, एक सत्तारूढ़ दल अपनी राजनीतिक विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिका के कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता है कि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और भिन्न होते हैं, मित्र होते हैं। सॉरी, देखिए क्या होता है ना कि कोई भी सरकार होती है ना, उस एक दल की सरकार होती है तो उस दल की कुछ मूल विचारधारा होती है। ठीक है, लेकिन जब सत्ता में आती है, राजनीतिक दल आता है, तो उसकी विधायिका और कार्यपालिका के जो कृत्य होते हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार, उस दल के लोकतांत्रिक मूल्य के नहीं, देश की लोकतांत्रिक या संविधान के मूल्य के अनुसार चलने हैं। तो ये जो नीति निदेशक तत्व है ना, ये क्या करते हैं कि उस राजनीतिक दल के लिए ये पथ प्रदर्शक होते हैं। मतलब उसके लिए एक तरह से कहा जाए कि गाइडलाइंस का काम करते हैं, उसके लिए दार्शनिक की भूमिका आ जाते हैं। और ये मित्र होते हैं कि भाई तुम दलीय स्थिति में चाहे जिस विचारधारा को फॉलो करते रहे हो, लेकिन जो सत्ता में आ गए हो तो किसके अकॉर्डिंग तुमको चलना है, लोकतंत्र और संविधान के अकॉर्डिंग चलना है, लोकतांत्रिक मूल्यों के अकॉर्डिंग और संविधान के मूल्यों या प्रावधानों के अकॉर्डिंग चलना है। और ये नीति निदेशक तो तुम्हारे लिए क्या है, प्रदर्शक की भूमिका में है, दार्शनिक की भूमिका में और मित्र की भूमिका में है। तो तुम जो भी नीतियां बना रहे हो ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों से देखो कि साम्यता बैठती है कि नहीं बैठती है। तो इसको ध्यान में रख के ही तुमको कार्य करना है। अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में क्या मौलिक अंतर है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि इस साइड में मूल अधिकार दिए गए हैं, इस समय निदेशक तत्व दिए गए हैं। तो मूल अधिकार क्या है, यह राज्य द्वारा प्रतिबंध लगाता है, यह राज्य पर प्रतिबंध लगाता है, इस कारण ये नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। मतलब ये राज्य को ये कहता है मूल अधिकार कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, राज्य लोगों की स्वतंत्रता को हनन नहीं करेगा, राज्य ऐसे नहीं करेगा। तो ये राज्य पे क्या कर रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। जबकि निदेशक तत्व क्या है, यह राज्य को कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, राज्य ये काम करना है, राज्य को ये काम करना है, ये काम करना है। तो इस रूप में क्या है, ये सकारात्मक है। फिर क्या है, मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य हैं। वाद योग्य मतलब कि न्यायालय में जाके हम क्या कर सकते हैं, लागू करा सकते हैं। लेकिन नीति निदेशक तत्व तो वाद योग्य नहीं, मतलब न्यायालय में जाके हम इनको लागू नहीं करा सकते हैं। फिर मौलिक अधिकार का है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, मतलब इसमें राजनैतिक लोकतांत्रिक देश, राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और नीति निदेशक तत्व क्या है, इनका उद्देश्य देश में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो मूल अधिकार क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व क्या है, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यह कानूनी रूप से मान्य है, मतलब इनको कानून के हिसाब से मूल अधिकारों को मान्यता प्राप्त है, कानून का इनके ऊपर क्या है, हाथ है। जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों को
राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मतलब इनको देश की जनता जो है वो राजनीति के माध्यम से, जनमत के माध्यम से इनको लागू करा सकती है, न्यायालय में जाके लागू नहीं करा सकती है, जबकि मूल अधिकारों को क्या है सीधे न्यायालय में जाके लागू करा सकते हैं। फिर इधर मूल अधिकारों में फिर अगला भाग क्या है, यह व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं, इस प्रकार यह व्यक्तियों से संबंधित है। मूल अधिकार में व्यक्ति का मूल अधिकार है, तो उसमें व्यक्ति का क्या है, उसके कल्याण से संबंधित है, व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, यह समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह यह समाजवादी है। मतलब नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को कहा गया है तो किसी एक वर्ग के लिए थोड़े करने के लिए कहा गया है, सभी नागरिकों के लिए कहा गया है। तो ये क्या है, सभी नागरिकों के कल्याण के लिए क्या करते हैं, प्रावधान करते हैं। फिर मौलिक अधिकार में क्या है, इनको लागू करने के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः लागू हो जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 17 को छोड़ दीजिए, इसमें क्या कहा गया है कि कानून बना के इसको लागू किया जाएगा, तो उसको छोड़ दें तो बाकी मूल अधिकार क्या है, स्वतः ही लागू हो जाते हैं। जब से मूल अधिकारों का प्रावधान संविधान लागू हुआ तभी से क्या हो गया, मूल अधिकार स्वतः ही मिल गए हमें। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को क्या है, इनको कानून बना के लागू करना होगा, कि नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को दिया गया कि भाई तुम इसको कानून बना के इसको क्या करना है, लागू करना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट 7वां जो है, मूल अधिकार न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वह किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को गैर कानूनी या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मतलब अगर राज्य कोई कानून बनाता है और वह किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को हनन करता है उनका, या उनको कम करता है, तो न्यायालय क्या कर देगा, तुरंत उस विधि को गैर संवैधानिक या गैर कानूनी घोषित कर देगा, कि यह व्यक्ति के मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकती, यद्यपि विधि की वैधता को इस आधार पर सही ठहराया जा सकता है कि इन्हें निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया है। ठीक है, मतलब निर्देशक तत्व कोई राज्य कानून बना रहे जो निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है, तो इस आधार पर उसको अवैध नहीं घोषित किया जाएगा। लेकिन ये बात तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि ठीक है भाई, अगर राज्य कोई विधि बना रहा है और वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अकॉर्डिंग है या उसको और प्रभावी बनाने के लिए है, तो वैधता उसको दी जा सकती है कि भाई ऐसा कानून राज्य बना सकता है। फिर क्या है, देखिए मौलिक अधिकारों में 8वां पॉइंट क्या है, आपातकाल के समय, जो राष्ट्रीय आपात लगता है ना अनुच्छेद 352, उसके समय इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 20 और 21 को तो किसी भी दशा में निलंबित नहीं किया जाएगा, बाकी अनुच्छेदों को क्या किया जा सकता है, आपातकाल के दौर में, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी समय निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ये भी एक अंतर है। फिर क्या है, अगला है 9वां पॉइंट, मूल अधिकार पूर्ण नहीं है क्योंकि विभिन्न आधारों पर राज्य इस पर क्या करता है, युक्त निर्बंधन लगा देता है, बाउंडेशन लगाया हुआ है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर कोई निर्बंधन नहीं है। तो ये मूल अंतर है, आप इसको पढ़ दीजिएगा। फिर भी देख अंतर क्या है, यही मानिएगा कि आप जब भी लिखिएगा क्वेश्चन आता है नीति निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों में अंतर है, तो लास्ट में पैरा में ये डालना है कि यद्यपि एक प्रावधानों के अनुसार तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन समग्रता की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां एक लोकतांत्रिक राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है तो दूसरा वहीं पर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रावधान करता है, जो पूरे मतलब एक समग्रता को प्रदान करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ पूरे समुदाय की स्वतंत्रता समानता भी महत्वपूर्ण होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसको ध्यान में रखिएगा। फिर क्या, निर्देशक तत्वों की आलोचना क्यों की जाती है, कि भाई निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया तो इनकी आलोचना की जाती है। पहली आलोचना तो ये की जाती है कि इन्हें कोई कानूनी शक्ति नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, बस ऐसे रख दिए गए हैं, तो इस आधार पर आलोचना की जाती है। दूसरा ये आलोचना की जाती है कि तर्कहीन व्यवस्था, इनको अव्यवस्थित रूप से रख दिया गया है। ठीक है, इनमें बहुत सी चीज़ें हैं जो बस ऐसे ही छोड़ दिया गया है, अरेंज नहीं किया गया है, तो इस आधार पे है। तो उसको देख लेते हैं। इन्हें तार्किक रूप से निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इसकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार सुझाया लिखेगा, ये सुझाया जाता है, जबकि यह भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। तो ये आलोचना की जाती है कि ठीक है भाई, तार्किक नहीं है, अव्यवस्था से ग्रसित है, ये सब अपनी जगह है, आलोचना करनी है तो भाई करनी है, कुछ भी लिख जा सकता है। फिर क्या है, रूढ़िवादी हैं। अब रूढ़िवादी कैसे हैं, अभी इन्होंने कहा कि ये इंग्लैंड से लिया गया, तो देखिए इसमें सर आइवर
जेनिंग्स के अनुसार निदेशक तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। तो इसमें बुराई क्या है? कोई चीज़ अगर पुरानी है और किसी देश से ली जा रही है लेकिन उसका उद्देश्य अच्छा है तो उसमें बुराई क्या है? पुराना नया का मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो ये भी एक तरह से आलोचना करनी है तो किया जा रहा है। फिर अगला है संवैधानिक टकराव। संवैधानिक टकराव क्या है? इसका है के संथानम के अनुसार इन तत्वों से केंद्र व राज्यों के बीच टकराव होगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच टकराव होगा, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। तो भाई ये सब टकराव कैसे होगा कि एक जैसे होता नहीं कि भाई केंद्र कहेगा कि राज्य ये काम करे, राज्य कहेगा मेरे पास संसाधन नहीं है, तो ये राज्य केंद्र के बीच में टकराव हो जाएगा। राष्ट्रपति कहेगा कि भाई ये काम करना चाहिए क्योंकि कार्यपालिका का कार्य प्रमुख तो वही है, राष्ट्राध्यक्ष तो वही है, प्रधानमंत्री भी इस पर कर सकता है। फिर राज्यपाल कह सकता है कि नहीं भाई मैं केंद्र का हूँ, तो राज्यपाल केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो उसमें भी टकराव हो सकता है। लेकिन टकराव तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ थोड़ी है, वो लड़ने के मन आ जाए राज्यपाल का तो मुख्यमंत्री से किसी मुद्दे पे भी लड़ सकता है। जैसे इसमें देखेंगे कि राज्यपाल जहाँ केंद्र में जो सत्तारूढ़ है उसके विपरीत कोई भी पार्टी का राज्य में अगर शासन है तो अक्सर राज्यपाल थोड़ी बहुत टांग अड़ाता ही है, और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा अड़ाता है। जैसे इसी पे तमिलनाडु में क्या था कि राज्य विधानसभा द्वारा बहुत से ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए थे जिसको राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी, ऐसे लटका के बैठा था। तो तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी तरीके से राज्यपाल को लताड़ा किया है, आप संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से तो होता ही रहता है। ठीक है, चलिए अब देखिए मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों में टकराव। तो इसमें देखेंगे कि ये क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहला सबसे पहला आता है चंपकम दोराई राजनवाद 1951। इसमें क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मूल अधिकार व निदेशक तत्वों के बीच टकराव की दशा में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। साथ ही इसमें घोषणा की गई कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे। साथ ही साथ मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो चंपकम दोराइराजनवाद 1951 में मूल अधिकारों को क्या किया गया? निदेशक तत्वों के ऊपर प्राथमिकता दे दी गई। पहला तो ये है। फिर दूसरा वाद आता है गोलकनाथवाद 1967। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये है दूसरा फैसला। फिर तीसरा फैसला आता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गोलकनाथवाद है। ठीक है, इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए, मतलब ये जो गोलकनाथ में दिया गया था इसको निष्प्रभावी करने के लिए, जैसे मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गोलकनाथवाद में कहा गया। तो इस फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो भारतीय संसद है इसने 24वां संविधान संशोधन व 25वां संविधान संशोधन लाया। तो इसके तहत प्रावधान कर दिया, तो इसको निष्प्रभावी बनाने के लिए गोलकनाथवाद लाया गया। तो यहाँ पे थोड़ा इसको देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, ये गोलकनाथवाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को निष्प्रभावी बनाने के लिए 24वां व 25वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें 24वें संविधान संशोधन के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम 368 के तहत मूल अधिकारों को समाप्त करे, कम कर सकती है। ये अधिकार दिया गया कि संसद मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है या इनको कम कर सकती है। ये संशोधन करके क्या किया गया? संसद को शक्ति दी गई। जबकि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निदेशक तत्व को मूल अधिकारों पर अभिभावी बना दिया गया। मतलब 25वें संविधान संशोधन से क्या किया गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व मूल अधिकार पे क्या है? ओवर राइट है। मतलब ये क्या है? सुपरमेसी आ गई। तो नीति निदेशक तत्वों के नीचे कौन आ गया? मूल अधिकार आ गया। जबकि गोलकनाथवाद में क्या कहा गया था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, और क्या होंगे? ये चंपक दोराई में क्या कहा गया था कि मूल अधिकारों के ये क्या होंगे? पूरक होंगे, मतलब नीचे होंगे। तो इसी को निष्प्रभावी करने के लिए जो गोलकनाथवाद में था कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो इसको निष्प्रभावी करने के लिए संविधान संशोधन 24वां और 25वां लाया गया। अब देखिए फिर एक कमाल का वर्डिक्ट आता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976, अब ये चल ही रहा था निदेशक तत्व। अब इसके बाद क्या है? केशवानंद भारती बनाम आता है, तो उसमें ये नियम देता है कि ठीक भाई मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये कहा गया है केशवानंद भारती। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में निदेशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को इस प्रावधान को
असंवैधानिक व अवैध घोषित करते हुए निदेशक तत्वों को एक बार फिर मूल अधिकारों के अधीन कर दिया। मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो मूल अधिकारों पे क्या हैं, प्रभावी रहेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा कि नहीं भाई, ये जो मूल अधिकारों पे प्रभावी बनाने का या ओवरराइड करने का जो निदेशक तत्वों का प्रावधान है ये गलत है, असंवैधानिक है और अवैध है। और फिर कहा कि ये क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को एक बार क्या किया गया, मूल अधिकारों के नीचे कर दिया गया कि मूल अधिकार क्या है, प्रभावी हैं। अब इस समय वर्तमान स्थिति देखते हैं क्या है, इस समय क्या कहानी है। यद्यपि मूल अधिकार निदेशक तत्वों पर उच्चतर हैं, मतलब मूल अधिकार क्या है, ओवरराइट है, किसके ऊपर, निदेशक तत्वों के ऊपर, मतलब प्रियॉरिटी किसको मिली है, मूल अधिकारों को। यद्यपि मूल अधिकार निदेशक तत्वों पर उच्चतर हैं, फिर भी इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता है। संसद या सांसद नहीं है, संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचे, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, उसको क्षति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वर्तमान स्थिति में यह है कि भाई मूल अधिकार तो प्रायोरिटी पे हैं, लेकिन निदेशक तत्वों को लागू करते समय मूल अधिकारों पर क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में संशोधन सरकार कर सकती है, लेकिन जो संविधान का मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको क्षति नहीं होनी चाहिए। तो ये वर्तमान स्थिति है। अब हम लोग आते हैं निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन। अब तक कौन कौन से निदेशक तत्व हैं, इनको पूरा करने के लिए अब तक सरकार ने क्या क्या किए हैं। तो हमने अभी तक जो ओरली डिस्कशन करे थे उसको एंट्री फॉर्म में देख लेते हैं। तो देखिए, संविधान के प्रभावी होने के समय से ही सरकार द्वारा नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए अनेक कार्यक्रमों एवं विधियों का निर्माण किया गया। जैसे 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है, पंचवर्षीय योजना इसके माध्यम से लागू किया जाता था, जिसको 1 जनवरी 2050 से इसको क्या किया गया, नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया इसको, ठीक है। तो यही था, योजना आयोग था। फिर क्या है, भूमि सुधार कानून लाया गया कि जिससे लैंड रिफॉर्म हो सके, लोगों को, भूमिहीन श्रमिकों को, भूमिहीन लोगों को भूमि दी जा सके, सीमांत किसानों को भूमि दी जा सके, और जिनके पास एक्सेस एग्रीकल्चरल लैंड है उनसे ले लिया जाए, ठीक है, सीलिंग कर दी जाए, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग कर दिया जाए, चकबंदी कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें प्रावधान किया गया। फिर क्या है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया कि भाई न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाए, इससे कम वेतन पे कोई कार्य न कराए, ये भी एक कानून बना दिया गया। फिर क्या किया गया, प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 व समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक 1976, ये प्रावधान किया गया। फिर जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब सामाजिक संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया कि संपत्ति का संकेंद्रण न हो। फिर क्या किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया, जिससे बैंकिंग फैसिलिटीज़ क्या हो, बाकी एरिया को भी, बाकी लोगों को भी प्राप्त हो सके। किनको प्राप्त हो सके, जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, जो दूर दराज के इलाके, ग्रामीण क्षेत्रों में या रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, उनको मिले। फिर क्या है, सामान्य जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। फिर प्रीवी पर्स, जो राज भत्ता होते थे, जो राजे रजवाड़े थे, इनको जो एडवांस में पैसा दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था, उसकी समाप्ति कर दी गई 1971 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा। तो ये सब काम किए गए। फिर देखते हैं हम लोग, फिर क्या किया गया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का गठन किया गया है। इसके क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर इसका गठन किया, जिसमें गरीबों को निःशुल्क व उचित कानूनी सहायता प्राप्त हो सके, विधिक सहायता प्राप्त हो सके, इसका प्रावधान किया गया है। फिर क्या है, खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, लघु उद्योग बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, हथकरघा बोर्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास के लिए की स्थापना की गई। मतलब इन सब जो ग्राम उद्योग बोर्ड है, लघु उद्योग बोर्ड है, हैंडलूम बोर्ड है, हथकरघा बोर्ड है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग के विकास के लिए क्या किया गया है, बहुत प्रयास किया गया है और कानून बनाए गए हैं। तो ये भी काम है। फिर क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लागू किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, जैसे डॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट एरिया प्रोग्राम चलाया गया। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में है। फिर मनरेगा, जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है, पहले इसका नाम नरेगा था, फिर मनरेगा कर दिया गया, तो ये लागू किया गया। फिर क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, इसको लागू किया गया। फिर 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो ये भी प्रावधान किया गया है। फिर क्या है, समाज के कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है, जिसमें ओबीसी हैं, SC ST हैं, इनको आरक्षण दिया गया है। दिव्यांगजनों को भी आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को भी बहुत जगह आरक्षण दिया गया, पंचायतों में तो है ही। फिर क्या है, विभिन्न आयोगों का गठन, जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और महिला आयोग, जैसे इन आयोगों का गठन किया गया है कि उनके कल्याण के लिए क्या करेंगे, ये
कार्य करेंगे। अब भाग 4 के बाहर के कौन कौन से निदेशक तत्व, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए पहले भाग 4 के बाहर कौन से हैं, तो देखिए सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। ये भाग संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 325 में प्रावधान किया गया। कहा गया कि देखो भाई ऐसा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रावधान विशेष किया जाए, लेकिन ध्यान पे रखना है कि प्रशासनिक दक्षता को बना रखा दिया जाए, तो इनके लिए क्या किया जाए, विशेष उपबंध किया जाए। तो ये भी क्या है, एक तरह से आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें कमजोर वर्गों के हितों के लिए संरक्षण के लिए राज्य को कार्य करने के लिए कहा गया है। फिर दूसरा प्रावधान क्या है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। मतलब जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बालकों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। ये किसमें है, भाग 17 में अनुच्छेद 350A में कहा गया है इसको। फिर क्या है, तीसरा प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 351 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार तथा विकास के लिए कार्य करेगा। तो हिंदी के प्रसार और विकास के लिए कितना संघ कार्य कर रहा है आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप जाने रहे हैं कि हिंदी मीडियम के लड़के यूपीएससी में कितना सेलेक्ट हो रहे हैं, तो ये कितना राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ कार्य कर रहा है, इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। तो ये हम लोग का टॉपिक था। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं अध्ययन आधारित प्रश्न, जो 33वें क्वेश्चन है, राज्य की नीति निषेध तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इन्फोर्सबल नहीं है। अब इसमें से आपको देखना है क्या आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो ये हम लोग का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनिएगा अच्छे से, आप इसके हिसाब से नोट्स बनाइएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मुझे पूरी विश्वास है इसका कि आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इस पे पूरा अपना फोकस रखिएगा। क्वेश्चन पहले तो अपना नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ के एनसीईआरटी की थोड़ी सी हेल्प ले लीजिएगा इसको बना के। वैसे मैं बहुत रिफाइंड नोट्स बना के दे रहा हूँ आपको, आप करिएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।